गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू पीआईबी राज्यसभा टीवी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 नए टॉपिक्स जो होंगे वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अभी जल्दी से देख लेते हैं जो 10 टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यूनियन टेरिटरी के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनता है, इसके बारे में जानेंगे। आईपीआर को डिस्कस करते हुए यूएनएचआरसी के बारे में जानेंगे। टेरी के ऊपर एक क्वेश्चन है। देन एक पर्टिकुलर थाईपुसम फेस्टिवल को लेकर हमारा डिस्कशन होने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को लेकर भी वैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर कुछ नई स्टेटमेंट्स हैं और कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन बनाया गया है। देन स्टार्ट ट्रीटी के बारे में जानेंगे। मैप क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अर्बन लोकल बॉडीज और नेशनल पार्क को लेकर एक क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बेल आइकन ही दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है। तो बेल के बाद आपको ऑल बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपका मिस हो जाएगा। क्योंकि आज से ही पॉलिटी का लेक्चर नंबर 51 एंड सो ऑन अप टू 80 to 100 लेक्चर जो होंगे यहाँ पे कवर किए जाएंगे और वो भी अब अपलोड किए जाएंगे। सो उसका नोटिफिकेशन भी आना काफी जरूरी है और मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स है उसका नोटिफिकेशन भी मिलना जरूरी है। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। आप बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि ये सारे नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। 3 बजे के लिए रेडी रहिएगा आज, क्योंकि 3 बजे भी जो हमारे 25 क्वेश्चंस का एक पूरा लीडर बोर्ड कंपेरिजन कंपटीशन होता है वो आज हम करने वाले हैं। अनअकैडमी के ऊपर मैं आपसे जो लिंक है वो टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाउएवर आप डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाकर भी 3 बजे का जो लेक्चर होगा उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम किस तरीके से रहने वाली है जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। सो यहाँ पे 6 से ज्यादा स्कोर करना है आपको टू बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा आफ्टर एन आर। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद चाहे तो कर सकते हैं, तो इसे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर 6 से ज्यादा आता है तो 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हाउएवर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की रखी गई है, लेकिन आप मीनवाइल जो लोग लाइव देख रहे हैं वो टारगेट जरूर सेट कर ले अपना, क्योंकि टारगेट सेट करना काफी जरूरी होता है। इवन यूपीएससी के अंदर भी जब जाते हैं आप तो अपना टारगेट जरूर सेट करके जाइए कि मेरे को कितने अटेम्प्ट देने हैं इसके अंदर। सिमिलरली जो भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, वहां पे टारगेट सेट करना काफी जरूरी है, बिकॉज ये आपको मोटिवेट करता रहेगा कि आपको कितने एफर्ट्स यहां पर डालने हैं। तो यहाँ पे 10 में से कितना स्कोर करना चाहते हैं, तो जल्दी से सेट करिए अपना टारगेट और फिर उसको देखेंगे क्या अपना टारगेट आप अचीव कर पाते हैं या फिर उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं जो कि यूनियन टेरिटरी को लेकर है। 3 स्टेटमेंट देके पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो चीज पूछी गई है उसे आप सर्कल में डालें। पहली स्टेटमेंट कहती है जो यूटीज यूनियन टेरिटरीज का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया था तो वहां पर यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। ये बेसिकली यूनिटरी रिलेशनशिप को बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये भी हो सकता है। एंड एज पर आर्टिकल 240 सब आर्टिकल 2 सुप्रीम पावर इज अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट कंसर्निंग यूनियन टेरिटरीज, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़कर चंडीगढ़, एनसीटी एंड पुदुचेरी। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अभी न्यूज जो थी वो महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर थी। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर एरिया पे ये जो है आपका एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो महाराष्ट्र के सीएम ने कहा था कि जब तक इस चीज का निदान नहीं मिलता है तब तक इस एरिया को यूटी बनाया जा सकता है। इसमें आपकी जो रीजन है निपानी करके जो रीजन है वो आता है, साथ में ही निपानी के साथ साथ 2 रीजन और है, कारवार है एंड बेलगांव है। तो यहाँ पे कर्नाटक इस चीज को अग्री नहीं करता है, उनके हिसाब से ये एरिया उनका है, महाराष्ट्र को लगता है कि ये एरिया उनका है। दैट्स वाई ये सजेशन जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा अभी फॉरवर्ड किया गया है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो ये है कि पहली जो स्टेटमेंट है कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो यूटी यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। हेंस पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है और इसी की वजह से ए और बी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। और इसका मतलब ये भी है कि तीसरी स्टेटमेंट दोनों बचे हुए ऑप्शंस में है तो वो तो वैसे ही करेक्ट हो जाएगी। मतलब एज पर आर्टिकल 240 सब आर्टिकल 2 प्रेसिडेंट को यूटी के कंसर्निंग पावर है सारी की सारी, लेकिन चंडीगढ़, एनसीटी और पुदुचेरी को छोड़कर। क्यों इन तीनों को छोड़कर आप मुझे बताइएगा कि यहां पर अगर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है तो किसके पास पावर है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्योंकि नाम आपने किरण बेदी जी का सुना होगा पुदुचेरी को लेकर, तो एनसीटी, चंडीगढ़ क्या है इनके अंदर, ऐसा कौन रूल करते हैं, यहाँ पे किसकी पावर चलती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यस यूटी जो है इट इज ये बेसिकली यूनिटरी रिलेशनशिप शेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जब भी हम वेरियस स्कीम्स के बारे में भी पढ़ते हैं आपको मैंने बताया है कि वहां पे यूटी के कंसर्निंग सारा का सारा पैसा 100:0 की
रेशो के अंदर होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देती है, यूटी से नहीं लिया जाता। हालांकि स्टेट के केसेस में ये जो परसेंटेज है 60:40 भी होती है कुछ जगह पे 75:25 होती है, और कुछ जगह पे 90:10 होती है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी दोनों हमारी करेक्ट है। चलिए, नाउ दिस जो पूरा ये एरिया है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ये मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है आईपीआर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आईपीआर इन इंडिया आर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नोडल डिपार्टमेंट किस चीज के लिए, आईपीआर के लिए क्या है, डीआईपीपी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। बिल्कुल ठीक हो सकता है ये। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटेड टू द अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वैसे इसके ऊपर हमने लास्ट ईयर भी काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर है और इसी वजह से वो ट्रिप्स के साथ उसका कमिटमेंट भी है। दीज राइट्स आर आउटलाइन इन आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के हैं उसके आर्टिकल 27 के अंदर ये जो राइट्स है कौन से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ये आउटलाइन किए हुए हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए न्यूज में क्यों थी ये पूरी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो आप जानते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अभी यहाँ पे एक चेंज जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका थेफ्ट जो है वो चाइनीज करते आ रहे हैं। इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर भी चाइना को इस चीज के लिए अपोज किया गया था। इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि हम लोग भी इस चीज में चाइना को अपोज करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द स्टांस। ठीक है, तो आईपीआर के बारे में दैट्स हाउ डिस्कशन हुआ था। अगर बात करें इसकी जो नोडल डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे मिस्टेक मत करिएगा, हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इंडिया जो है इट्स अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, एट द सेम टाइम जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे भी हमारा कमिटमेंट रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। एंड अगर आप 27th आर्टिकल देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, मैं आपको बताता हूं एक बार इसमें दिया क्या हुआ है, मैं आपको रीड करके बताता हूं। एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द मॉरल मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक लिटरेरी ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच ही इज एन ऑथर। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली आईपीआर से रिलेट करता है, दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा, न्यूज में क्यों था वही मैंने आपको बता दिया। आईपीआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ दिस इज फ्रॉम द मेन स्लाइड, जो आपसे पूछी जा सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, लेआउट डिजाइन से पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सब चीजें इसके अंदर कवर करी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर है। पूछा गया कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेट करता है। यूएनएचआरसी जो है ये रेगुलर सेशन को होल्ड करता है वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार। UNHRC has 47 members elected for staggered 3-year term on a regional group basis from 5 groups। तो 5 ग्रुप्स में से इसमें से मेंबर्स लिए जाते हैं और वो 3 साल के टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं कि न्यूज में क्यों थी UNHRC, और फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। चलिए, तो रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि UNHRC को कि हमें इमीडिएट अर्जेंट स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, बिकॉज ह्यूमन राइट जो सिचुएशन है वो श्रीलंका के अंदर एज पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इज नॉट अप टू द मार्क। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट दी गई थी, न्यूज भी थी इसको लेकर। तो यहाँ पे श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में था। हाउएवर जो UNHRC है, क्योंकि इसके बारे में भी जिक्र किया गया था एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले मैं तीसरी स्टेटमेंट पे आता हूं। तो 47 मेंबर्स हैं जो कि 3 साल के चुने जाते हैं और 5 ग्रुप्स के बेसिस पे इनको लिया जाता है। बट यहां पर जो सेशन होता है इनका थ्राइस होता है, थ्राइस इन अ ईयर। ठीक है, एक आपका मार्च में होता है सेशन, एक आपका जून में होता है और एक आपका सितंबर में होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। UNHRC के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेरी को लेकर है। पूछा गया टेरी को लेकर बताएं आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। टेरी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE के अंदर ये आती है, हो सकता है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। देन द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, WSDS, इट इज द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ टेरी। टेरी का ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। इट कंडक्ट्स रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे इंडिया और ग्लोबल साउथ के लिए जो एनर्जी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरियाज है वहां पर रिसर्च वर्क करने का काम टेरी का है।
सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। इसके अंदर काफी सारी कमेटी, 7 कमेटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी लोग थे, गवर्नमेंट के भी लोग थे। इसमें आपके RIS दैट इज रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसने पार्टिसिपेट किया। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने, टेरी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, फिकी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इवन IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो था, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर देखने को मिला था। दैट्स हाउ टेरी जो था उसका जिक्र कुछ ज्यादा किया हुआ था आर्टिकल के अंदर, दैट्स वाई क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किया गया। टेरी जो है क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने अराउंड 2 से 3 महीने पहले टेरी के ऊपर एक डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो इट इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिसे कि पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, अभी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। बट येस, इट डज नॉट कम अंडर MNRE, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। हेंस ए और बी को आप जल्दी से एलिमिनेट कर दीजिए। ये WSDS करके इसका एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट रहता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और रिसर्च एरियाज, चाहे वो एनर्जी के एरिया के अंदर हो, एनवायरमेंट के अंदर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हो, ये रिसर्च वर्क जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं टेरी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थियापुसम फेस्टिवल। तो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को, आर्ट एंड कल्चर का एरिया है आपका, उसके बारे में पूछ रहे कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था, बट कहां सेलिब्रेट किया गया वो मैं आपको बताऊंगा। थाईपुसम फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तमिल डिवोटीज और लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? तमिल डिवोटीज के द्वारा। और किसकी यहाँ पे जो मेजर डीटी है वो कौन सी है? लॉर्ड शिवा के लिए। सेकेंड, द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द पूर्णिमा तिथि फुल मून डे इन द तमिल मंथ ऑफ थाई विच concurs with the मकर मंथ एज पर द सोलर कैलेंडर फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया। नाउ यहाँ पे जो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, अराउंड 30 से 35 दिन पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर से मैंने आपको एक कैलेंडर जो था वो दिखाया था, और मैंने आपको उसमें अलग अलग जो नाम थे कि ये जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जिसमें आपको जनवरी, फरवरी से दिसंबर दिए होते हैं, इस तरीके से हमारा खुद का जो एक कैलेंडर है जिसमें अलग तरीके से नाम दिए होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन था वो बताया था। तो उसी नॉलेज को आपको यहाँ पे यूज करना है। फेस्टिवल जो है वो पूर्णिमा तिथि को ऑब्जर्व किया जाता है तमिल मंथ में थाई के अंदर, और यहाँ पे जो ये कॉन्कर करता है किससे करता है? मकर मंथ से करता है, सोलर कैलेंडर के हिसाब से हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड कंट्रीज सच एज मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग रीजन में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो थाईपुसम जो है इसे रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया है, इसी वजह से न्यूज में था। आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि न्यूज में आ सकती है, लेकिन इवन बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स लिखी गई हैं 500, 600, 1000 पेजेस की भी, उसमें भी ये चीजें मेंशन नहीं होंगी, क्योंकि बुक्स के अंदर सारी चीजें कवर करना बहुत मुश्किल होता है। कल्चर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसी वजह से बुक्स जो है उनको, एक बुक का सभी चीजों को कवर करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि जो करंट अफेयर्स है वहां पे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आता है उसको अच्छे से कवर करिएगा। थाईपुसम इज अ फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है तमिल डिवोटीज के द्वारा, तो ये तो ठीक हो जाता है। बट यहाँ पे जो मेजर डीटी है वो है लॉर्ड कार्तिकेय, लॉर्ड मुरुगन। ठीक है, तो यहाँ पे सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड देवी पार्वती लॉर्ड कार्तिकेय, उनके मेजर डीटी यहां पर माना जाता है। तो हेंस सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द पूर्णिमा तिथि इन द तमिल मंथ ऑफ थाई, ये करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसे सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और दूसरे पार्ट्स के अंदर भी मनाया जाता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको एक बार क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, दिस इज यू टुडे and this is your dream, that is UPSC cracking this examination, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कंप्लीट करना है। वंस यू कंप्लीट द डिस्टेंस यू विल अचीव योर गोल। यही चीज तो करनी है ना, जो बेसिकली जो टाइम आपको दिया जाता है बीच में, चाहे वो 1 साल में आप एग्जाम क्रैक करते हैं, अपने लिए 1 साल रखते हैं, 2 साल रखते हैं, 6 महीने रखते हैं, जितना भी टाइम आप अपने लिए रखते हो। अभी की बात करें तो सिर्फ 150 दिन ही आपके पास बचे हैं। सो ये जो टाइम पीरियड होता है, दिस इज द टाइम जिसको आपको कैपिटलाइज करना है, जिसमें आपको अपना पूरा हार्डवर्क डालना है। और यहां पर यू कैन नॉट अफोर्ड टू रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। यहां पे आप अननेसेसरी चीजें पढ़ना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ज्यादा नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, जिसमें काफी सारे लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो किसी ने कहा कि मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे आसपास के पेड़ दिख रहे हैं,
और किसी ने कहा कि मुझे आसपास में बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो उसी तरीके से ही आपको तैयारी करनी है। इन 150 दिनों को इस तरीके से यूज करना है कि आसपास की चीजें आपको कुछ दिखे ही ना। आपका सिर्फ तैयारी उसी चीज को लेकर होनी चाहिए, उसी चीज की पढ़ाई होनी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई दिस कोर्स वाज क्रिएटेड, ताकि आपको कुछ अननेसेसरी चीजें ना पढ़नी पड़े। जो एग्जाम से पर्टेन करता है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो टारगेटेड रीडिंग है, वही चीज आप पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। अननेसेसरी चीजें ना ही पढ़ने का टाइम है आपके पास, ना ही अभी आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, जो 2021 की जो सीरीज है, इसे आप exam.netmock.com से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो गेट द 50% डिस्काउंट, जो कि जनवरी में हमारा यहाँ पे जन 50 कोड को यूज करके आप ले सकते हैं। और अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मिशन यूपीएससी 2022 इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि 500 डेज का असाइनमेंट रिलेटेड एवरीडे बेसिस पे जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं वो हमारा कोर्स है। बट जस्ट माइंड इट, दोनों ही कोर्सेज के अंदर जो मटेरियल आपको दिया गया है, चाहे वो वीडियोस हो या फिर आपकी क्विजेज हो, पीडीएफ्स हो, दे आर वेरी वेरी टारगेटेड। उसमें अननेसेसरी चीजें नहीं डाली गई है। 10,000 पेज का मटेरियल प्रोवाइड करने का कोई मकसद, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। यहाँ पे मिनिमम आपको मटेरियल देके जो रेलेवेंट मटेरियल है वही आपको प्रोवाइड किया गया, ताकि मिनिमम टाइम के अंदर आप अच्छी तैयारी कर सके और उसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी जो है उसके लिए भी आपको टाइम मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को लेकर पूछा गया। इसको लेकर आईओई को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द गवर्नमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रिपेयर देम टू बिकम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे 20 ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने का टारगेट जो है रखा गया है। इन दिस द आईओईज विल इंजॉय कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम। तो इनको एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे फ्रीडम जो है वो दी जाएगी। द पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर आईओई टैग विल रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1000 करोड़। 1000 करोड़ का ग्रांट जो है वो भी दिया जाएगा। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, ज्यादातर स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे हमने पहले डिस्कस करी हुई है, लेकिन क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन काफी बार गलत हुआ था स्टूडेंट्स का, इसी वजह से थोड़ा सा चेंज करके इसे दोबारा पूछा गया। यूपीएससी भी इस तरीके से करता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं पिछले 5-7 सालों के क्वेश्चंस, उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछता है। क्वेश्चन सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक करके, कुछ चेंज करके, कुछ उसके अंदर ट्वीक करके पूछता है आपसे। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट जो है वो यहां पे प्रिपेयर करने हैं। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे उनको कंप्लीटली एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम देने की भी बात करी गई है। और अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है, लास्ट टाइम जो मैंने ये फिगर दी थी वो 10,000 करोड़ की दी थी और आप में से कुछ लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था कि ये 10,000 नहीं है, 1000 करोड़ है। लेकिन आज यहाँ पे 1000 करोड़ का ही फिगर दिया, बट स्टिल दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्या आप डिटेक्ट कर पाए इस बार? यस, द पब्लिक इंस्टीट्यूशन अंडर आईओई टैग विल रिसीव 1000 करोड़, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहां पे फंडिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। दे विल नॉट गेट एनी फंडिंग अंडर द स्कीम, हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर आपका हो जाएगा डी, 1 and 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में है। इजी क्वेश्चन है कंपेरेटिवली। किस किस के बीच में ये ट्रीटी जो है वो आई है? तो क्या चाइना ईयू के बीच में, यूएसए चाइना, रशिया यूएसए, सऊदी अरेबिया ईरान। सोचिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये न्यूज थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज मेड। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसका जिक्र किया हो गया था। चलिए, तो फ्रांस ने यूएस रशिया का जो प्लान है टू एक्सटेंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये जो स्टार्ट ट्रीटी है पहले स्टार्ट हुआ करती थी, फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट आया। ये बेसिकली दोनों कंट्रीज, चाहे वो यूएस और रशिया हो, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कमिटमेंट करे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन का जो स्टॉक पाइल उनके पास है, जो इतने सारे उनके पास हथियार रखे हुए हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। तो ये जो ट्रीटी है किस किस के बीच में? ये है रशिया और यूएसए के बीच में, और फ्रांस ने इसकी एक्सटेंशन को, जो भी इसको एक्सटेंड किया गया, उसको वेलकम किया है। सो सी विल बी द करेक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशियन फेडरेशन ऑन द मेजर फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। चलिए, तो यहां पे सी हमारा करेक्ट आंसर है, या फिर थर्ड भी कह सकते हैं, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पोर्टो रिको को लेकर है। पूछा गया पोर्टो रिको इज लोकेटेड एट विच सी? तो कहां पे ये लोकेट करता है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, कैरेबियन सी, या फिर नॉर्थ सी? मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली द हिंदू के अंदर गवर्नर ऑफ पोर्टो रिको के बारे में जिक्र किया गया था, जिनका नाम है पेड्रो पियरलुसी। उन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आफ्टर अ स्वेल ऑफ मर्डर्स टारगेटिंग वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल इन रीसेंट ईयर्स। तो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जो है वहां पर देखने को मिली, क्योंकि वुमेन और ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में वायलेंस जो था वो इंक्रीज हो रहा होता। ये न्यूज दे रखी है पोर्टो रिको के अंदर, बट पोर्टो रिको की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आई थिंक आपने अब तक
आंसर कर दिए हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज कैरिबियन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूं एक बार। सो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज कैरिबियन सी एंड दिस इज पोर्टो रिको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट्स को। मैंने आपको ये भी बताया था कि तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जिसको अभी तक ये असिस्टेंस नहीं मिली, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश जो है वो पीआईबी के अंदर न्यूज में मेंशन किया गया था कि उसको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी गई है, क्योंकि कुछ एरियाज के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और मैंने ये भी आपको चीज बताई थी, आई एम जस्ट गिविंग यू द रिविजन पार्ट, कि वहां पर 4 मापदंड थे, 4 क्राइटेरिया थे, जिसमें से 3 अगर फुलफिल कर लिए जाते हैं तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, बेसिकली एडिशनल असिस्टेंस के लिए और असिस्टेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहां पे आपसे वही 4 क्राइटेरिया जो है पूछे। यहां पे 4 आपको दिए तो गए हैं, बट क्या ये वही क्राइटेरिया है? सोचिए इसके बारे में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, यूएलबी के रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन, क्योंकि पीआईबी के अंदर दोबारा से एक और स्टेट के बारे में मेंशन किया गया था, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो राजस्थान के बारे में पीआईबी के अंदर मेंशन किया गया था कि राजस्थान 5वां राज्य बन गया है जिसने यूएलबी रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया है, और उसको एडिशनल बोरोइंग की जो परमिशन है अराउंड 2731 करोड़ यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तभी इसका जिक्र किया गया था, जैसे कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का जिक्र किया गया था। तो यहां पे यही 4 क्राइटेरिया हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म राज्य को करने होते हैं, वन नेशन वन कार्ड को इंप्लीमेंट करना होता है, यूएलबी रिफॉर्म्स को करने होते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिकली पेयर्स आपको दिए हैं, नेशनल पार्क दिया है, और उससे कंसर्निंग आपको हिल्स दे रखी हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी हिल के अंदर फॉल करता है। तादोबा नेशनल पार्क, टाइगर हिल्स, साइलेंट वैली, नीलगिरी हिल्स, कान्हा नेशनल पार्क, मैकाल हिल्स, नोरकिक नेशनल पार्क, गारो हिल्स। सोचिए, फिर मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं कहां कहां पे ये लोकेट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी रिसेंटली मेघालय फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ मिलकर एक डॉजियर प्रिपेयर करने की बात करी गई है कि एक डॉजियर बनाया जाएगा जिसमें कि जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज है, खासतौर पे साउथ गारो हिल्स के अंदर, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर डॉजियर है बनाया जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर ये न्यूज थी, इसी डॉजियर को लेकर ये न्यूज थी। तादोबा नेशनल पार्क की बात करें तो ये टाइगर हिल्स में लोकेट नहीं करता है। तादोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स अ पार्ट ऑफ तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा। तो पहली जो यहाँ पे मैच है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बट साइलेंट वैली नीलगिरी हिल्स में दिखाऊंगा अभी मैप के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट है। कान्हा नेशनल पार्क मैकाल हिल्स एमपी के अंदर है। नोरकिक नेशनल पार्क ये गारो हिल्स में, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आ जाइए यहाँ पे मैप के ऊपर देखिए। सो दिस इज योर साइलेंट वैली, नीचे है आपका, देन आपको यहाँ पे आपका तादोबा दिख रहा होगा, देन थोड़ा सा ऊपर जाके कान्हा है, और आपका नोरकिक इस रीजन के अंदर फॉल करता है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, और फिर मैं आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो असाइनमेंट्स है वो आपको देने वाला हूं। ये जो हमारी रिवीजन रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिव रिवीजन, सो बी रेडी टू गिव द आंसर। तो रेडी रहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले तो यूटीज के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे एक तो ये चीज जरूर बताइएगा कि चंडीगढ़, एनसीटी और पुदुचेरी में कौन हेड करता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वहां पे कौन है, ये मुझे बताइएगा। एट द सेम टाइम ये भी मुझे बताइएगा कि कौन से 2 स्टेट्स थे जिनका मैंने नाम लिया था, जिनके बीच में डिस्प्यूटेड रीजन को लेकर बात चल रही थी, और उसको यूटी बनाने का जो प्रपोजल है वो दिया गया है अभी रिसेंटली। यूटी का जो कॉन्सेप्ट था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 स्टेट्स जो थे वो कर्नाटका और महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आईपीआर को लेकर था। जल्दी से मुझे बताएं कि डीआईपीपी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये चीज मुझे बताइएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया जो है WTO को कमिट करता है, ट्रिप्स अग्रीमेंट को कमिट करता है, और ये जो है आर्टिकल 27 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है क्या? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन, वैसे मैं न्यूज भी आपको बता देता हूँ। तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर न्यूज थी कि अभी चाइना को कोई लीवे नहीं मिलने वाला है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनके ऊपर कर्टेलमेंट लगे थे वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। नेक्स्ट यूएनएचआरसी के बारे में, जल्दी से इसके हेडक्वार्टर के बारे में मुझे बता दें कहां पे लोकेट करता है। 47 मेंबर्स होते हैं, 3 साल का कार्यकाल रहता है, और 5 ग्रुप से ये आते हैं। 1 साल में 3 बार मीटिंग्स होती है, मार्च, जून, सितंबर के अंदर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा डिस्कशन टेरी को लेकर हुआ था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, अभी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। WSTS इनका एक इवेंट होता है और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्लू इकोनॉमी का जो ड्राफ्ट है उसको लेके आए वो, जिसमें से टेरी का भी पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा डिस्कशन रहा ओके, सो दिस इज द फेस्टिवल। जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बता दें और अगर आप एक मेजर डीटी जो लॉर्ड है उनका नाम भी बता पाए तो बहुत अच्छा होगा कि किस भगवान को लेकर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल थाई महीने में किया जाता है। कहां से आता है? तमिलनाडु से। और इसके अंदर जो लॉर्ड है, लॉर्ड शिवा के जो बेटे हैं कार्तिकेय लॉर्ड मुरुगन, उनको लेकर ये मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देन फेस्टिवल जो है कहां कहां ऑब्जर्व किया जाता है? मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका के अंदर और दूसरे हिस्सों के अंदर भी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को लेके। क्या मुझे जल्दी से यस और नो में बताएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होंगे क्या उनको इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर? यस और नो। और क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग दी जाएगी? यस और नो, ये जल्दी से बताएं। तो 20 वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट इसके अंदर आने वाले हैं और इनके अंदर एकेडमिक तौर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उनको फ्रीडम जो है वो दी जाएगी। 1000 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है वो सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट सपोर्टेड गवर्नमेंट ग्रांट जो है उन्हीं को दिया जाएगा जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसमें होंगे तो सही, लेकिन उनको यहां पे ग्रांट का प्रावधान नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी किस किस के बीच में, जल्दी से मुझे बताएं। फ्रांस ने वेलकम किया इसके एक्सटेंशन को। दोनों ही पार्टी जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है उनके अंदर रिडक्शन, उनके अंदर एक लिमिटेशन लाएंगी। रशिया एंड यूएसए बोथ आर द पार्टीज। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने आपको बताया था पोर्टो रिको की लोकेशन के बारे में। जल्दी से मुझे सी का नाम बता दे। यहां पर अभी जो गवर्नर ऑफ पोर्टो रिको है उन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। दैट्स व्हाई दिस वाज द क्वेश्चन मेंशन्ड। और यहां पे पोर्टो रिको कैरिबियन सी के अंदर लोकेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखते हैं, सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट्स की बोरोइंग के बारे में था। तो यहाँ पे 4 क्राइटेरिया दिए गए थे। अगर आपको एक भी क्राइटेरिया याद है तो आप लिखिए, क्योंकि वैसे चारों क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था, बट आज कौन सा स्टेट न्यूज में था इसको लेकर जिसको अभी एडिशनल फंडिंग देने जा रही है गवर्नमेंट, और क्योंकि उसने यूएलबी के जो रिफॉर्म्स हैं, अर्बन लोकल बॉडी के रिफॉर्म है, उनका नाम मुझे बता दें। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ राजस्थान है और 4 रिफॉर्म्स आपके सामने लिखे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो चीज हमने डिस्कस करी वो थी वेरियस नेशनल पार्क और उनकी हिल्स के बारे में। तो यहाँ पे साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेट करती है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी कान्हा, नोकेक, तादोबा के बारे में मैंने आपको बताया था। और मेघालय का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक डॉजियर बना रहा है और इसमें बायोडाइवर्सिटी की जो रिचनेस है उसका इंस्क्रिप्शन किया जाएगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो था बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी न्यूज है ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट होती है। हमारी रिविजन भी कंप्लीट होती है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में मुझे बताइएगा कि किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा टू विन द फ्री पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो है, डू यू थिंक ट्रांसफॉर्मिंग द डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन स्टेट्स इनटू यूनियन टेरिटरी इज अ राइट स्टेप? क्या आपको लगता है कि जब स्टेट्स को यूटीज के अंदर जो डिस्प्यूटेड रीजन होते हैं उसमें अगर ट्रांसमिट कर दिया जाता है तो क्या वो सही स्टेप होगा, जैसे कि अभी हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक के केस के अंदर देखा है? ये आप मुझे जरूर लिख के बताइएगा। जो मेन्स का हमारा ग्रुप है वहां पर इसे सबमिट करिएगा। सेकंड चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आज 9 बजे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसके ऊपर आने वाला है। विल डिस्कस द लाइव क्वेश्चन। यहाँ पे 10 एरियाज के जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसे हम लाइव सोल्व करेंगे। लास्ट टाइम के जो विनर हैं वो है सौरभ बर्नवाल। तो सौरभ आप मुझे बता दीजिएगा पीडीएफ किस लैंग्वेज में चाहिए। प्रिंसी सैनी को भी एक स्पेशल प्राइज दिया गया, बिकॉज मैंने ये देखा कि जो हमारे रिवीजन के वीडियोस है, रिवीजन के वीडियोस के अंदर जो प्रिंसी सैनी है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर ये कमेंट सेक्शन में आंसर भी करके बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिवीजन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो इट इज अ वेरी गुड हैबिट जो कि सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो रिवीजन क्वेश्चन है उसको मिस मत करिए। जस्ट आफ्टर वॉचिंग एन एंटायर लेक्चर उसको अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तभी जो 1 से 2 मिनट के रिवीजन वीडियोस आते हैं उसे जरूर देखिएगा और उसके आंसर को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जैसे कि प्रिंसी ने बताया। तो प्रिंसी आप भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि जो पीडीएफ आपको चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कट ऑफ से कम मार्क्स आए तो और ऊपर मार्क्स आए तो आपको पता है कि रेजीम कैसे रहने वाली है। 24 घंटे में एक बार आपको रिवाइज करना है। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, वहां से प्लीज ले लीजिएगा कल 10 बजे और उसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुडे 9 PM विद अनदर वीडियो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।